हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम सभी करने जा रहे हैं प्लीथ टू बारामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का वर्ब टॉपिक, और ये है आपका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको जो भी बेसिक चीज़ें थी, डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ वर्ब्स आपको कराए थे। तो आई होप लेक्चर नंबर 1 आपने देखा होगा और लेक्चर नंबर 1 से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। और आज हम सभी जितने भी मॉडल्स हैं उसके यूजेज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैन और कुड से, यानी कैन का यूज हम कहाँ करेंगे और कुड का यूज कहाँ करेंगे। इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है, तो आज सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कैन। तो कैन का इस्तेमाल अगर कभी भी बात करें, कैन का यूज कहाँ करेंगे, तो जब भी किसी व्यक्ति के पावर के बारे में बात होगी, पावर यानी शक्ति, उसके पोटेंशियल के बारे में बात होगी, क्षमता के बारे में बात होगी, एबिलिटी के बारे में बात होगी, कैपेसिटी के बारे में बात होगी, तब हम कैन का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 आप ध्यान देंगे कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब यहां पे ही यानी कोई व्यक्ति रहा होगा, तो उसकी क्षमता के बारे में यहां पे बात हो रहा है कि वो जो व्यक्ति है ना, वो बक्से को, बॉक्स को उठा सकता है। तो यहां पे उस व्यक्ति के क्षमता के बारे में बात हो रही है, उसके पावर के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? तो हम यहां पे कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम सिनेरियो, जैसे अगर बात करें कोई व्यक्ति के पावर के बारे में, एबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी के बारे में हमें बताना हो, लेकिन वो प्रेजेंट में ना हो। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 आप देखेंगे तो यहां पे आप पाएंगे कि ये जो व्यक्ति था, ये प्रेजेंट में बॉक्स को उठा सकता है। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो था ना, ये प्रेजेंट के बारे में बता रहा था। लेकिन जब सेम सिनेरियो अगर पास्ट में बताना हो हमें, क्लियर है, तब हम सीधा कैन के जगह कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल से आप क्लियर करें कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यानी मैं कल नहीं आ सका। तो ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है, यस्टरडे, और यस्टरडे की कोई संभावना के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वहां पे आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यहां पे कुड का इस्तेमाल सही है। ठीक है, तो यहां पे रूल नंबर 1 से आपका ये क्लियर हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति के पावर के बारे में बात होगी, एबिलिटी यानी योग्यता के बारे में बात होगी, कैपेसिटी यानी उसका सामर्थ्य या क्षमता के बारे में बात होगी, और अगर वो प्रेजेंट सिनेरियो में होगा तो हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर वो पास्ट सिनेरियो में होगा तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों के बीच में अभी पहला रूल से बस इतना ही अंतर था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में कह रहा है कि कैन का यूज जब किसी व्यक्ति को परमिशन देना हो, है ना, जब कोई व्यक्ति को परमिशन देने का भाव आए किसी सेंटेंस से, तो उस सेंटेंस में हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसे कि यू कैन गो नाउ, मतलब यहां पे क्या हुआ कि आप अब जा सकते हैं या तुम अब जा सकते हो। क्लियर? तो यहां पे हम इस व्यक्ति को हम क्या दे रहे हैं? परमिशन दे रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं कि अब तुम जा सकते हो। तो यहां पे अनुमति देने का भाव आया, और जब भी अनुमति देने का भाव आए तब वहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं साथियों। रूल नंबर 3 कह रहा है कि कैन का यूज थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी एक ऐसा संभावना, देखिए यहां पे समझिएगा, एक ऐसा संभावना जो सिद्धांत के अनुरूप हो। ठीक है, जो सिद्धांत के अनुरूप हो, मतलब एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा चीज बता रहा ना जो जिससे सुन के ही लग रहा है ये कोई थ्योरी है ना, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ऐसे संभावना को, ऐसे पॉसिबिलिटी को के जगह, मतलब के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसे कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। अब देखिए ये जो लाइन था ना, ये एक सिद्धांत को बता रहा है कि मतलब हर कोई गलती कर सकता है। तो ये क्या, एक सिद्धांत है। ठीक है, कि गलती तो कोई भी कर सकता है ना। तो ये तो एक रटा रटाया लाइन है, ये सिद्धांत है। तो जब भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो, जब हम संभावना व्यक्त करें कि गलती तो हर कोई कर सकता है, तो ये यहां पे एक संभावना छुपा, और कैसा संभावना, तो थ्योरेटिकल संभावना छुपा है यहां पे, तब यहां पे कैन का यूज कर सकते हैं हम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 अब यहां पे कुड। देखिए रूल नंबर 3 में था पॉसिबिलिटी था, यानी संभावना था, लेकिन कैसा संभावना था, तो यहां पे थ्योरेटिकल संभावना था। ठीक है, रूल नंबर 4 में भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब रिमोट पॉसिबिलिटी हो, यानी एक ऐसा संभावना जिसके होने का बहुत ही कम चांस हो। ठीक है, एक ऐसा संभावना जिसके होने का रिमोट पॉसिबिलिटी उसी को कहते हैं। एक ऐसा संभावना जिसको आप कह सकते हैं बहुत ही कम होने का संभावना हो, तब वहां पे हम कुड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, मतलब आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, या तुम्हारी सीट के नीचे बम हो सकता है। क्लियर? तो यहां पे एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, और ये ऐसा संभावना है जिसका पूरा होने का संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि बम तो अक्सर तो नहीं पाया जाता है सीट के नीचे, है कि नहीं।
तो जब कोई ऐसा संभावना के बारे में चर्चा हो जिसके पूरे होने की संभावना बहुत ही कम हो, उसको कहते हैं रिमोट, या फिर रिमोट को हिंदी में कहते हैं दूर, मतलब एक ऐसा पॉसिबिलिटी जो बहुत ही दूर हो। दूर कहने का सेंस यहां पे कम का है, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार फिर से रूल नंबर 3 और 4 रिकॉल करते हैं कि जब भी पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल हो तब कैन का यूज करेंगे, और जब पॉसिबिलिटी रिमोट हो, यानी रिमोट का आप ऐसा समझ सकते हैं अल्प, कम, तब हम कुड का यूज करेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करने के बारे में बात हो, तो देखिए जब भी हम निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो दो तरीके का रिक्वेस्ट हो सकता है। जब भी किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं हम, तो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि उससे हम इनफॉर्मल या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, या तो हम उसे फ्रेंडली कर रहे हैं, या दूसरा हो सकता है कि हम फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल मतलब औपचारिक। तो जब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे यानी औपचारिक, तब यहां पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। और जब हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट करेंगे, दोस्ताना रिक्वेस्ट करेंगे किसी से, तब यहां पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर है। बस सीधा अंतर था, रिक्वेस्ट जब करना है तो दो तरीके से रिक्वेस्ट हो सकता है, या तो किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट, या किसी से इनफॉर्मल, या फिर आप कह सकते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट। तो जब फ्रेंडली रिक्वेस्ट यानी दोस्ताना रिक्वेस्ट के बारे में बात हो, तब कैन का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब औपचारिक यानी फॉर्मल रिक्वेस्ट के बारे में बात हो, तब कुड का यूज करेंगे हम। ये क्लियर है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कैन आई टेक योर स्कूटर। अब देखिए स्कूटर आप किससे मांगिएगा, कोई भी आप अपने दोस्त से मांगिएगा, अपने आस पड़ोस के लोगों से मांगिएगा, तो ये एक निवेदन हुआ, ये एक रिक्वेस्ट हुआ। लेकिन कैसा रिक्वेस्ट ये हुआ, ये एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट हुआ, है ना। यानी एक ऐसा रिक्वेस्ट हुआ जो आप दोस्त से मांग सकते हैं, अपने क्लासमेट से मांग सकते हैं, अपने आप आस पड़ोस के लोगों से मांग सकते हैं। तो जब यहां पे फ्रेंडली रिक्वेस्ट आए, तब यहां पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। अब एग्जांपल नंबर आप सेकंड देखें, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। अब यहां पे बात हो रही है क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मिस्टर शुक्ला कोई बड़े व्यक्ति होंगे जिससे आप इजीली बात नहीं कर पाएंगे, है ना, जिससे आप इनफॉर्मली बात नहीं कर पाएंगे। तो उससे आप पहले परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, या क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं। तो ये एक फॉर्मली रिक्वेस्ट हुआ, औपचारिक निवेदन हुआ यहां पे, तब यहां पे कुड का इस्तेमाल करना होगा। अब आपके एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, एग्जाम में सीधा क्या होगा ना कि आप लाइन दिया रहेगा, जैसे आप इसी से समझें आप, जैसे ये लाइन लिखा रहेगा, ठीक है, और यहां पे ये पता है कि ये लाइन जो है इनफॉर्मल है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, बस कैन के जगह यहां पे कुड लिखा रहेगा, तो यहां पे एरर हो जाएगा। ये सेम रहेगा मिस्टर शुक्ला, ठीक है, जैसे यहां पे आपको ऐसा लिखा रहेगा कि आपको पता चलेगा कि ये क्या है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, औपचारिक निवेदन है, लेकिन यहां कुड के जगह कैन लिख देगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे कई सारे सवाल जो एस्पिरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार एसएससी ने पूछा है कि कैन और कुड, जब भी आपको कैन दिखे, जब भी आपको कुड दिखे, इसके साथ कभी भी हम एबल टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्लियर। एबल टू का इस्तेमाल, क्योंकि दोनों सेम चीज होता है, कैन का मतलब भी वही होता है जो एबल टू का मतलब होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर कोई दो चीज को एक साथ रख दे तो वो क्या होगा, सुपरफ्लस हो जाएगा। सुपरफ्लस मतलब, अब सुपरफ्लस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज एक्स्ट्रा आ जाए हमारे पास, है ना। तो जब भी एबल टू और कैन का या एबल टू और कुड का एक साथ इस्तेमाल हम करते हैं तो ये सुपरफ्लस हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है ये। तो कभी भी कैन के साथ एबल टू या कुड के साथ एबल टू का यूज हमें नहीं करना है, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आई कैन नॉट कम टुमारो, मतलब मैं कल नहीं आ सकता। अब यहीं पे ऐसा लिखता है आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो गलत हो जाता है वहां पे, क्लियर है। और एग्जाम में यही लिखा रहेगा कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो वहां कैन और एबल एक साथ नहीं आ सकता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए कि आई विल नॉट बी एबल टू। अब देखिए यहां पे एबल टू लगा है, तो जैसे ही एबल टू आपको दिखा तो आपको देखना कैन तो नहीं है ना, तो यहां कैन नहीं था, तो ये भी सही है कि कल मैं नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो ये सही था लाइन, है ना। बस आपको ये समझना है यहां पे, बस माइंड में ये रखना है कभी भी एबल टू और कैन का यूज या एबल टू और कुड का यूज एक साथ हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है।
चलिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिकॉल करते हैं। अभी तक हमने सीखा कि कैन का यूज हम कहाँ पे करेंगे और कुड का यूज कहाँ पे करेंगे। कैन और कुड का यूजेज हमने अभी सीखा, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैन का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल कहाँ नहीं करेंगे। तो आइए एक स्लाइड के माध्यम से क्विक रिवीजन इसका करते हैं, और आप सभी को क्या करना है कि स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना है, ताकि आप समय समय पर रिवीजन करते रहें। क्लियर है? ताकि आप यहाँ पे आए तो कुछ तो आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो मैंने कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा स्लाइड बनाए हैं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएं और रिवाइज कर पाएं। तो चलिए स्लाइड को देखते हैं। अभी तक हमने जो आपको बताया बस सारी चीजें एक स्लाइड में। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैन का इस्तेमाल कहां करेंगे, तो जब कभी भी किसी व्यक्ति के पावर के बारे में बात होगी, जब किसी व्यक्ति के एबिलिटी के बारे में बात होगी, और जब किसी व्यक्ति के कैपेसिटी के बारे में बात होगी, और अगर यह सिनेरियो प्रेजेंट का होगा, यानी जब मतलब वर्तमान में ये प्रेजेंट सिनेरियो में होगा, ठीक है, तब हम कैन का इस्तेमाल करेंगे वहां पे। लेकिन जब सेम चीज पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, जब ये सेम चीज किस में चला जाएगा, ये जब ये पास्ट में चला जाएगा, तब वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को परमिशन देने के बारे में बात हो तब कैन का इस्तेमाल करेंगे। जब एक ऐसा पॉसिबिलिटी आए जो थ्योरेटिकल हो, यानी सैद्धांतिक हो, ठीक है, तब वहां पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब कोई ऐसा पॉसिबिलिटी आए जो कि एक रिमोट हो, रिमोट कहने का मतलब बहुत ही कम, अल्प, तो वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो पॉसिबिलिटी जो कि थ्योरेटिकल हो वहां पे कैन का इस्तेमाल, और पॉसिबिलिटी जो कि रिमोट, रिमोट मतलब कम, तो वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। जब हम रिक्वेस्ट हमें करना हो किसी व्यक्ति से, जब रिक्वेस्ट के बारे में बात होगी और वो अगर फ्रेंडली हुआ तब तो कैन, लेकिन अगर रिक्वेस्ट जो कि फॉर्मल हुआ यानी औपचारिक हुआ, तब वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में होगा तो कैन का इस्तेमाल, अगर पास्ट होगा तो कुड का इस्तेमाल, अगर परमिशन के देने के बारे में बात होगा तो कैन का इस्तेमाल, अगर पॉसिबिलिटी होगा जो कि थ्योरेटिकल होगा तो कैन का इस्तेमाल, अगर पॉसिबिलिटी रिमोट होगा यानी दूरस्थ, यानी बहुत ही कम संभावना वाला, तो कुड का इस्तेमाल, अगर रिक्वेस्ट करना हो फ्रेंडली तो कैन, और अगर रिक्वेस्ट करना हो फॉर्मली तो कुड। आई थिंक यहां तक आपको कैन और कुड में कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके साथ क्या यूज नहीं करेंगे। जो मैंने अभी बताया था बस ये रिवीजन अभी चल रहा है आपका, ठीक है। कैन के साथ और कुड के साथ किसका इस्तेमाल नहीं करना, कभी भी एबल टू का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, है ना, ये क्लियर होना चाहिए। कभी भी कैन और कुड के साथ एबल टू का इस्तेमाल नहीं करना, दिमाग में आपको घुसा लेना है अभी। तो यहां तक साथियों कैन और कुड क्लियर हो गया, है ना। कैन और कुड का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एग्जाम में सवाल पूछे थे उन सारे चीजों को मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम देखने वाले हैं मे और माइट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मे, ठीक है। मे का यूज हम कहां कहां पे करते हैं, तो रूल नंबर 1 में कह रहा है कि मे का यूज अगर संभावना के बारे में बात कर रहा हो या अनिश्चितता, मतलब हमें पता नहीं है कि हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हम मे का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए। एग्जांपल में कह रहा है कि इट मे रेन टू नाइट, यानी हो सकता है ऐसा, शायद आज रात को बारिश आ जाए। तो इसमें संभावना है, और एक ऐसा संभावना है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पे हम मे का यूज करेंगे कि इट मे रेन टू नाइट, मतलब रात को बारिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, शायद, है ना, शायद यहां पे आ रहा है, तो यहां पे हम मे का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 2 देखते हैं कि अगर कोई ऐसा विश, कोई ऐसा डिजायर का यूज हमें करना हो, तो ऐसे विश को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज हम करते हैं। जैसे आप देखिए कि मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति से खुश होते हैं या जो भी गार्जियन होते हैं, वो हमें आशीर्वाद के रूप में ये लाइन बोलते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम बहुत साल तक जियो, यानी दीर्घायु, दीर्घायु मतलब लंबे साल तक तुम मतलब जिंदा रहो, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जिंदा रहो। तो ये इच्छा आता है, ये एक विश है, एक डिजायर है। किसका इच्छा? जो बड़े व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, उनका इच्छा। तो जब भी किसी व्यक्ति के इच्छा के बारे में बात करना हो तब वहां पे हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला रूल नंबर 1 में था कभी संभावना या अनिश्चितता हो, जिसके होने के बहुत ही मतलब 50-50 सिचुएशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हाँ मे का इस्तेमाल हमें करना है। सेकेंड था कि अगर कोई किसी व्यक्ति के विश यानी इच्छा के बारे में बात हो तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 3 में कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल क्लाउज जो है वो प्रेजेंट में हो, ठीक है, और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, आई थिंक आपको क्लाउज क्लियर होगा, क्लाउज किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्लाउज, जैसे यहाँ प्रिंसिपल क्लाउज लिखा है, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लाउज लिखा है, तो आई थिंक ये रूल समझने के लिए पहले आपको क्लाउज क्लियर होना चाहिए। क्लाउज क्या कहते हैं? देखिए, सेंटेंस और क्लाउज में बहुत थोड़ा अंतर है कि सेंटेंस तो एक ही होता है। जैसे ऐसे आप समझे कि ये एक सेंटेंस है, ठीक है, वी इट सो दैट वी मे लिव, तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया,
ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सेंटेंस कहेंगे। लेकिन इसी में देखिए छोटा छोटा क्लाउज है, यहां देखिए वी ईट एक क्लाउज है और वी मे लिव एक क्लाउज है, ठीक है। तो क्लाउज का मतलब होता है ना, सेंटेंस का मतलब होता है आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। सेंटेंस किसे कहेंगे, सब्जेक्ट हो, ठीक है, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब हो, और लास्ट में आपका मतलब कोई भी साइन हो, जैसे फुल स्टॉप हो गया, एक्सक्लेमेशन का साइन हो गया, आपका इंट्रोगेशन का साइन हो गया, मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब हो और लास्ट में कोई साइन ना हो, ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट हो, तब ये क्लाउज होता है। जैसे हम यहां पे लिखा था वी इट, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है आगे से, है ना। यहां लिखा लास्ट में वी में लिव, तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पीछे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों क्लाउज हो गया। अब क्लाउज में भी होता है एक प्रिंसिपल क्लाउज जो मुख्य भूमिका निभाता है, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज जो सपोर्टिव भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये सब आगे क्लाउज में बेहतर तरीके से बताएंगे, बस अभी रफ आइडिया के लिए मैंने क्लाउज आपको बताया ताकि कोई व्यक्ति ऐसे आई थिंक मैक्सिमम लोगों को क्लियर होगा क्लाउज और सेंटेंस, लेकिन फिर भी मैंने बताया ताकि अगर मे भी मान के चल रहा है 1% को भी अगर क्लियर नहीं होगा तो वो क्लियर करते चलें, ठीक है। तो देखिए यहां पे बात हो रही है ना कि अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज मतलब जो सपोर्टिव रोल में हो, अगर वो डैट या फिर सो डैट या फिर इन ऑर्डर डैट से अगर शुरू हो ना, और इससे हमें कोई पर्पस निकले, मतलब कोई उससे हमें पता चले कि इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। जैसे आप समझे कि यहां पे देखिए सो डैट लिखा हुआ था एग्जांपल में, वी इट सो डैट वी मे लिव। अब वी मे लिव में एक पर्पस है, क्या पर्पस है कि हम जीवित रह सकें, वी मे लिव। तो यहां पे एक उद्देश्य छिपा हुआ है, एक उद्देश्य कौन सा है, जीवित रहने का, जिंदा रहने का उद्देश्य यहां पे छिपा हुआ है, तब हम यहां पे मे का यूज करेंगे, ठीक है। जब अब देखिए फिर से रिवाइज कराते हैं रूल नंबर 3 कि जब भी कोई सेंटेंस में आप ऐसे समझे दो क्लाउज हो, ठीक है, एक प्रिंसिपल होगा, दो क्लाउज होगा, तो एक प्रिंसिपल होगा, एक सबऑर्डिनेट होगा, सपोर्टिव भूमिका में होगा, ठीक है। जब दो क्लाउज हो, ठीक है, और वो डैट से या सो डैट से या इन ऑर्डर डैट से जुड़ा हो, ठीक है, अब उससे एक पर्पस निकले, उससे एक उद्देश्य निकले। अब देखिए उद्देश्य क्या था कि वी इट हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम जीवित रह सकें, ठीक है। वी इट हम क्यों खाते हैं, तो यहां पे एक पर्पस था हमारा, क्या पर्पस था, जीवित रहने का पर्पस था। तो यहां से एक हमें पर्पस निकल रहा है, हमें पता चल रहा है यहां पे एक उद्देश्य यहां छिपा हुआ है, खाने के पीछे एक उद्देश्य है। अगर कोई व्यक्ति से पूछा जाए क्यों खाते हो, ठीक है, तो ये तो नहीं बोलेगा कि मन है तो खा लेते, नहीं, वो जीवित रहने के लिए खाता है, तो यहां पे मी का यूज करेंगे। तो कभी भी वैसा सेंटेंस आपको दिखाया दे जो मतलब दो क्लाउज में हो, ठीक है, मतलब सेंटेंस में दो क्लाउज हो और वो डैट सो डैट और इन ऑर्डर डैट से जुड़ा हो और उससे कोई पर्पस का बोध हो रहा हो, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज में हमें मे का यूज करना हो। कई बार एरर में पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि वो ये जो मे है ना, ये आपके प्रिंसिपल क्लाउज में लिखा रहेगा, जो कि गलत होगा, हमें सब ऑर्डिनेट क्लाउज में ही मे का यूज करना है। तो आई होप ये रूल नंबर 1 2 3 आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप सभी को। क्या है ये कि अगर कभी भी माइट का यूज करना हो और मे का यूज करना हो, मे और माइट में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं और मे का यूज भी हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, क्लियर है। अब माइट का यूज कहां करेंगे, मे का यूज कहां करेंगे, तो जब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो, ठीक है, जब पॉसिबिलिटी बहुत ही लेस हो, कम हो, तब हमें माइट का इस्तेमाल करना है, और जब पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो तब हमें मे का इस्तेमाल करना है। सीधा एक सिंपल लाइन, जब किसी चीज के होने की संभावना बहुत ही कम हो तब माइट का यूज करना है, और जब किसी चीज के होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो तब मे का इस्तेमाल वहां पे करना है, क्लियर। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। मतलब देखिए यहां पे क्या है ना कि वो एग्जाम को पास तो कर सकता है, लेकिन उसके इंटेलिजेंस मतलब उसके बुद्धि को देखते हुए हमें ज्यादा आशा नहीं है इससे, ठीक है, आई डू नॉट हैव मच होप। तो ये नेगेटिव सेंस में चला गया कि मतलब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति एग्जाम तो पास कर लेगा, लेकिन उसका बुद्धि को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है ना कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत कम चांस है। तो यहां पे कम संभावना के बारे में बात हो रहा है, अगर कम संभावना के बारे में बात हो तो वहां पे हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। अब देखते हैं अगला एग्जांपल कि अगर संभावना बहुत ज्यादा हो तब क्या करेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि माइट, देखिए आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, माइट, मे और मस्ट,
देखिए संभावना कम था तो माइट का हमने इस्तेमाल किया, संभावना ज्यादा था तो मे का इस्तेमाल, लेकिन संभावना जब ज्यादा से भी ज्यादा यानी बहुत ज्यादा अधिक हो तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? जब संभावना क्या हो जाए, बहुत एक्सेस हो जाए, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम होगा ही होगा, इस तरीके का संभावना जब हो जाए तब हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो माइट में, इसमें यह चीज क्लियर हुआ पहले कि अगर कम संभावना हो तो माइट, ज्यादा संभावना हो तो मे, और जब संभावना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए तब हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए कि ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि ही स्टेज, वो ठहरता है कहां पे, तो 5 स्टार होटल में ठहरता है, और कैसे ट्रेवल करता है, तो फ्लाइट से यात्रा करता है। ट्रेवल कैसे करता है, फ्लाइट से। तो इसका मतलब क्या निकला कि वो पक्का, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कि वो अमीर ही होगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति कैसे 5 स्टार होटल में रुकेगा और फ्लाइट से यात्रा करेगा, है ना। तो बहुत ही ज्यादा संभावना है कि वो अमीर होगा ही होगा। ठीक है, तो जब संभावना हमारा बहुत ही ज्यादा हो जाए ना तब हम मस्ट का यूज करते हैं। ये क्लियर? चलिए फिर से क्विक रिवीजन करते हैं कि माइट में मस्ट। माइट का यूज कम संभावना के लिए, मे का यूज ज्यादा संभावना के लिए, और जब संभावना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए तब वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। ये क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगला रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? रूल नंबर 6 कह रहा है कि जब किसी के साथ किसी से रिक्वेस्ट करना हो ना, अब याद करिए रिक्वेस्ट जैसे ही वर्ड आया तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि रिक्वेस्ट का एक और था। देखिए रिक्वेस्ट का एक था जब हम फॉर्मली कर रहे थे, जब हम इनफॉर्मली कर रहे थे, मतलब जब हम फ्रेंडली कर रहे थे, और जब हम औपचारिक यानी जब हम फ्रेंडली कर रहे थे, ठीक है, और जब हम फॉर्मली कर रहे थे तो फॉर्मली के लिए हम कुड इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, और जब फ्रेंडली कर रहे थे तो कैन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन रिक्वेस्ट का एक तीसरा टाइप है, तीसरा है कि जब किसी सेंटेंस से आपको ऐसा भाव निकले कि हम किसी से रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट, जब रिस्पेक्ट वाला भाव आएगा तो वहां पे मे का इस्तेमाल आपको करना है। क्लियर? तो मे का यूज हम कहां करेंगे? जब सम्मान के साथ निवेदन, मतलब निवेदन तो हम कर रहे हैं लेकिन निवेदन के पीछे हमारा रिस्पेक्ट भी छुपा हुआ है किसी व्यक्ति से, तब वहां पे हम मे का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? जैसे मे आई कम इन सर, यानी हम, जैसे आप क्लास में भी आप पढ़े होंगे तो क्लास में आप या सर होते हैं, मैम होती है, जो भी होती है, तो आप क्या पूछते हैं? पहले क्लास में इंटर करने से पूछते हैं कि मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। ठीक है, तो वहां पे सर के प्रति या मैम के प्रति एक रिस्पेक्ट होता है, वहां पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। ठीक है, तो वहां पे उनके प्रति एक रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट के साथ रिस्पेक्ट भी होता है। तो वैसे सिचुएशन में हमें मे का यूज, वहां कैन और कुड का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप याद करें साथियों, जब मैंने आपको कैन और कुड बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कैन और कुड के साथ क्या यूज नहीं करना है, तो वहां पे आपका आंसर होगा कि एबल टू। कैन और कुड के साथ एबल टू का यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर कैन कुड दिखा तो एबल टू वहां पे यूज नहीं होगा। सेम सिचुएशन मे और माइट का भी है कि अगर कहीं भी आपको मे दिखे और कहीं भी आपको माइट दिखे तो इसके साथ पॉसिबली या फिर लाइकली का यूज नहीं करना है, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और अगर मे के साथ पॉसिबली या माइट के साथ पॉसिबली या मे के साथ लाइकली या माइट के साथ लाइकली का यूज करते हैं तो यह सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देता है। सुपरफ्लुअस का मतलब मैंने आपको बताया था कि मतलब एक चीज से काम चल रहा था, हमने डबल ले लिया, मतलब आवश्यकता से बहुत ज्यादा अधिक हो गया। ठीक है, तो इसलिए कभी भी मे और माइट के साथ पॉसिबली या लाइकली का यूज नहीं करना है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं कि वी मे कम टुमारो, यानी हम कल आ सकते हैं। अगर यहां पे लिखते वी मे पॉसिबली कम टुमारो तो गलत हो जाता, और एसएससी यही काम करता है, मे के बगल में पॉसिबली या लाइकली भी घुसा देगा। अगला एग्जांपल देखिए कि वी विल पॉसिबली कम टुमारो, यानी हम संभवतः कल आएंगे। सेम सेंस है। ठीक है, यहां पॉसिबली है, यहां पे मे है, तो या तो मे लगाइए या तो पॉसिबली लगाइए। ये क्लियर है साथियों? चलिए अब मे और माइट से रिलेटेड जो भी रूल थे वो मैंने आपको करा दिए, और मैंने साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि कैसे एसएससी मे और माइट से रिलेटेड सवाल पूछता है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया है कि किस वर्ड का, जैसे पॉसिबली और लाइकली का यूज मे और माइट के साथ नहीं करना है। तो आइए एक स्लाइड के माध्यम से कंप्लीट चीजों का रिवीजन करते हैं। कंप्लीट मे और माइट का जो भी रूल था एक स्लाइड के माध्यम से रिवीजन करते हैं। आपको क्या करना है कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने पास रखेंगे और समय समय पे इसका रिवीजन करते रहेंगे। क्लियर है? तो आइए क्विक रिवीजन करते हैं एक बार मे और माइट। तो सबसे पहले बात करें साथियों मे, तो मे का यूज जो था वो मोर पॉसिबिलिटी, जब संभावना ज्यादा था तब वहां पे हम मे का इस्तेमाल कर रहे थे। क्लियर है?
जब संभावना ज्यादा था तो मे का इस्तेमाल, जब संभावना कम था तो माइट का इस्तेमाल, और जब संभावना बहुत ही ज्यादा यानी बहुत ही अधिक हो गया था तब वैसे केस में हम मस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब संभावना ज्यादा हो तो मे, जब संभावना कम हो तो माइट, और जब संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाए तब मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी सेंटेंस से हमें पर्पस का बोध हो, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जो जिसमें दो क्लाउज हो और उसमें प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है साथियों वो डैट, इन ऑर्डर डैट, सो डैट, ये सब से जुड़ा हो और उससे एक पर्पस निकले, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज में हम ये मे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तीसरा, कि अगर किसी लाइन से हमें विश यानी कोई इच्छा का बोध हो तब वहां पे मे का इस्तेमाल हम करते हैं। चौथा, कि जब किसी से हमें रिक्वेस्ट करना हो रिस्पेक्ट के साथ, जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है, तो यहां पे एक रिक्वेस्ट तो है लेकिन रिस्पेक्ट के साथ है, ठीक है, तब वहां पे हम मे का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब भी रिक्वेस्ट का आएगा बोध, रिक्वेस्ट जब भी आएगा रिक्वेस्ट, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि रिक्वेस्ट का दो और था, मैंने अभी आपको रिवीजन कराया, रिक्वेस्ट का दो और था, एक था फ्रेंडली, ठीक है, एक था फ्रेंडली, और फ्रेंडली के साथ क्या यूज कर रहे थे हम, कैन का यूज कर रहे थे। एक था आपका औपचारिक, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मली, ठीक है, तो जो फॉर्मली था, फॉर्मली के साथ हम कुड का इस्तेमाल कर रहे थे, है कि नहीं। तो रिक्वेस्ट का जब फ्रेंडली हो तो कैन का इस्तेमाल, रिक्वेस्ट के साथ जब फॉर्मली हो तो कुड का इस्तेमाल, और रिक्वेस्ट जब रेस्पेक्ट के साथ हो तब मे का इस्तेमाल हम करेंगे। ये क्लियर है। तो ये मे और माइट से रिलेटेड जो भी रूल था वो मैंने एक स्लाइड में डाल दिया। अब ये तो यूज करना है, किस सिनेरियो में यूज करना है, किस सिनेरियो में यूज नहीं करना है, मतलब क्या रहेगा तो वो गलत होगा कि अगर कभी भी मे और माइट के साथ पॉसिबली लग गया और कभी भी मे और माइट के साथ लाइकली लग गया तो ये गलत होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर गलत होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कैन और कुड के साथ हम एबल टू नहीं लगा रहे थे, सेम मे और माइट के साथ हमें पॉसिबली और लाइकली का यूज नहीं करना है। क्लियर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं शैल और विल पे। अब शैल का इस्तेमाल और विल का इस्तेमाल हम सभी देखने वाले हैं। तो शैल और विल बेसिक चीजें हैं, ये आप बचपन से जब ग्रामर पढ़े होंगे तब से ही शुरू से ही शैल और विल का यूज बताया जाता है, समझाया जाता है। तो उन सारी चीजों को अभी देखने वाले हैं। रूल नंबर 1 कि शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ करते हैं। ये आप सभी पहले से जानते होंगे, पहले से बचपन से पढ़ा होगा आपने कि जो फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें कौन कौन आता है, आई आता है और वी आता है। क्लियर है। इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का। तो अगर हम बोले कि बाकी जितना भी बचा, सेकेंड पर्सन यू, ठीक है, या थर्ड पर्सन जो भी आ गया, ठीक है, इसके साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसके साथ हमें विल यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ शैल, तो बाकी जो भी बच गया उसके साथ विल, ठीक है, इसमें यू भी आ गया, दे भी आ गया, कोई भी नाम है वो भी आ गया, ठीक है, उसके साथ विल का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखने कि आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, मतलब मैं कल कॉलेज जाऊंगा या जाऊंगी, जो भी आप कह सकते हैं आई से, ठीक है, आई शैल गो, तो आई के साथ हमने क्या लगा दिया, शैल। एंड और ही विल कम विथ मी, और वह मेरे साथ आएगा। देखिए ही के साथ हमने क्या यूज किया, विल का यूज किया। तो अगर कहीं भी आई दिखे, वी दिखे, तो वहां पे शैल का यूज करना है, और कहीं भी ये दोनों को छोड़कर बाकी सारी चीजें दिखे तो वहां पे विल का इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट रूल आपका है कि अगर कभी भी आई और वी दिखे, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आई और वी दिखे तो उसके साथ शैल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब आई और वी को छोड़कर जो भी दिखे, यू, दे, कोई भी नाम दिखे तो विल का इस्तेमाल करना है। तो कई बार होता है ना कि जैसा भी मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी आई और वी के साथ कई बार विल का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे एक लाइन है कि आई कैन, आई विल, है ना, जैसे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलते हुए दिखाई देते हैं कि आई कैन, आई विल। तो यहां पे क्या हुआ कि आई के साथ विल का यूज कर दिया गया। तो मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा यूज हम कर सकते हैं, लेकिन आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है कि कभी भी सेम लाइन का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, ठीक है, तो वहां पे हमें आई और वी का जो बेसिक रूल था, बेसिक रूल क्या था कि आई के साथ और वी के साथ शैल का इस्तेमाल और बाकी सारी चीजों के साथ विल का इस्तेमाल, ये बेसिक रूल था, इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जब भी बात होगी और वहां पे हमें शैल या विल का इस्तेमाल करना होगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक रूल को पकड़ना पड़ेगा, जो था कि आई और वी के साथ शैल और यू के साथ या बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में था विल आई गो। अब देखिए आई के साथ विल मैंने बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है, लेकिन अगर यहां बात करें तो ये जो सेंटेंस है ना साथियों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा बेसिक रूल फॉलो होगा। क्लियर है।
तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। इसके हमें लिखना क्या चाहिए था कि शैल आई गो। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी आई और वी दिखे तो उसके साथ शैल का यूज करना है, जब बाकी सारे सब्जेक्ट दिखे तो विल का यूज करना है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको ये बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी शैल और विल का यूज जब हमें करना होगा, और जब कोई सेंटेंस हमें ये सिनेरियो दिखे कि कोई सेंटेंस हमें कमांड, जब कोई सेंटेंस पढ़ें तो हमें लग रहा है, हमें ऐसा लगे कि ये सेंटेंस हमें आदेश दे रहा है। जब कोई सेंटेंस पढ़ें तो हमें लगे कि ये सेंटेंस किसी से प्रॉमिस कर रहा है, किसी से वादा कर रहा है। जब हम कोई सेंटेंस पढ़ें और हमें लगे कि ये किसी को थ्रेट दे रहा है, धमकी दे रहा है। किसी सेंटेंस से हमें दृढ़ संकल्प यानी डिटर्मिनेशन का भाव आए, किसी सेंटेंस से हमें कंपल्सरी यानी कंपल्सन का भाव आए, अनिवार्यता का भाव आए, किसी सेंटेंस से हमें एडवाइस का भाव आए यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, तब ऐसे लाइन में हम चीजों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे आई और वी के साथ हमें विल का यूज करना होता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हमें शैल का यूज करना होता है, तो ये चीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे एसएससी ने कई सारे सवाल पूछे भी हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि यू शैल लीव द रूम एट वंस। तो ये कमांड का बोध हो रहा है, आदेश हम दे रहे हैं कि आपको जो रूम है वो तुरंत छोड़ना चाहिए। ठीक है, हम उसको आदेश दे रहे हैं कि यू शैल लीव द रूम एट वंस। तो यहां पे एक आदेश है, तो जब भी कमांड का बोध आए तो मैंने आपको बताया था कि यू के साथ विल होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये कमांड है तो यू के साथ विल नहीं शैल यहां पे होगा। ये क्लियर है। अगला एग्जांपल देखते हैं कि यू शैल बी अवार्डेड। ठीक है, मतलब तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हम किसी से वादा कर रहे हैं कि ये जो पुरस्कार है ना, ये अवार्ड जो है वो तुम ही को मिलेगा, है ना, ये पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगा। इसका मतलब क्या, हम उससे वादा कर रहे हैं। क्लियर है। तो वादा के लिए भी यू के साथ शैल बी, है ना, यू के साथ विल नहीं, यू के साथ शैल बी। क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिए कि आई विल बी हेल्प यू, सॉरी आई विल हेल्प यू कम व्हाट में। अब देखिए ये जो है ना एक फ्रेज है, कम व्हाट में, मतलब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये एक प्रतिज्ञा है, ये एक वादा है, ये एक प्रॉमिस है कि मतलब कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए। ठीक है, चाहे जो भी हमारे रास्ते में आ जाए, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आई के साथ यहां पे क्या लग गया, विल लग गया। क्लियर है। अब अगला एग्जांपल, अगर कभी भी कोई लाइन से हमें थ्रेट का भाव हो, जैसे ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। अब देखिए ट्रेसपासर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेसपासर्स का मतलब होता है घुसपैठिया या अतिक्रमण करने वाला। ठीक है, तो यहां पे ये जो है कोई सरकार के द्वारा या कोई पुलिस के द्वारा यहां पे जो घुसपैठिया या अतिक्रमण करने वाला है, ठीक है, उसको बताया जा रहा है कि जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं सड़क पे, उस पे मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये एक तरीके से थ्रेट है, एक तरीके से उसको धमकी दिया जा रहा है। ठीक है, कि जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं सड़क पे वो अतिक्रमण ना करें, नहीं तो क्या होगा, उस पे मुकदमा चलाया जाएगा। तो यहां पे देखिए ट्रेसपासर्स को क्या था, ये आपका थर्ड पर्सन का था, थर्ड पर्सन में था, लेकिन थर्ड पर्सन होने के बावजूद यहां पे विल होना चाहिए था। चूंकि ये हमें धमकी का बोध दे रहा था, इसलिए हमने यहां पे शैल का यूज कर दिया। क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिए, आई विल पनिश यू, मतलब मैं तुम्हें सजा दूंगा। अब इस लाइन से भी क्या दिख रहा है, धमकी, मतलब मैं तुम्हें सजा दूंगा, आई विल पनिश यू। तो देखिए यहां पे जब भी थ्रेट का भाव हो तब हमें आई के साथ जो शैल होता है वो शैल नहीं, यहां पे विल होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है। अगला एग्जांपल डिटर्मिनेशन, मतलब कोई भी चीज है ना संकल्प। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था कि आई कैन आई विल, है ना, मतलब हम कर सकते हैं, ऐसा है ना। बहुत सारे स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर को आपने कहते सुना होगा कि आई कैन आई विल। तो यहां पे एक संकल्प दिख रहा है कि मतलब मैं कर सकता हूं। अब देखिए इस एग्जांपल से समझिए कि आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, मतलब मैं कठिन मेहनत करूंगा, कठिन परिश्रम करूंगा और इसका रिजल्ट क्या होगा कि अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अच्छे अंक मैं हासिल करूंगा। तो ये लाइन जो है ना एक डिटर्मिनेशन को बता रहा है, एक संकल्प को बता रहा है। और जब कोई लाइन एक संकल्प को बताए तो उस लाइन में हम क्या करते हैं, चीजों को चेंज कर देते हैं, यानी आई और वी के साथ विल और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज। ठीक है। चलिए लास्ट, कंपल्सन। जब कोई लाइन से हमें कंपल्सन मतलब अनिवार्यता, कंपल्सरी वर्ड आपने सुना होगा, तो जब कोई लाइन से लगे कि नहीं ये चीज कंपल्सरी है, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है, तब भी वहां पे चीजें इंटरचेंज होगी। जैसे आप समझे कि यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग,
मतलब आप बैठक के लिए यहां रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, अनिवार्य है आपका यहां पे रहना। यू शैल बी हेयर, अगर यहां विल भी रहता ना तो मतलब आप रहेंगे, आप नहीं भी रहिएगा ना तो काम चल जाएगा, लेकिन जैसे हमने शैल लगाया, शैल से हमें यह पता चला कि उस व्यक्ति का रहना मीटिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो व्यक्ति मतलब एकदम रहने ही वाला है, इस तरीके से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं लास्ट एग्जांपल कि आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मतलब मुझे ये जो काम है इसको फिनिश करना ही होगा, मुझे ये काम को खत्म करना ही होगा, तो आई के साथ विल हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल को मैंने इसलिए बताया ना, मैंने जब इससे पहले मैंने जब वर्ब कराया था तो उसमें एग्जांपल वगैरह मैं एग्जांपल को बेहतर तरीके से नहीं कराया था, लेकिन यहां पे मैं एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी आप देखते हैं, जो भी आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, और इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम है वो तभी दूर हो सकता है ना जब आप हर एक एग्जांपल को विथ हिंदी मीनिंग बढ़िया से समझे, तब इंग्लिश का हर एक रूल क्लियर हो सकता है। तो अभी जो भी सीरीज होने वाली इसमें मैं सारे एग्जांपल को बहुत ही बेहतर तरीके से तोड़ तोड़ के आपको बताने वाला हूं, ताकि इंग्लिश में कोई भी समस्या ना हो, और कभी भी आप ये फील नहीं करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक को पढ़ रहे हैं। आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा इस सेशन में, इस सीरीज में, बुक को माध्यम बना के, ताकि आपको मतलब आप कोई भी एग्जाम में बैठे, आप एसएससी के एग्जाम में बैठे, आप बैंक के एग्जाम में बैठे, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। क्लियर है? तो बस आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, मैं जो भी चीजें बता रहा हूं उसको करना है। क्लियर है? चलिए एक बार क्विक रिवीजन करें इसे कि कभी भी सेल और विल इंटरचेंज कहां पे होगा, यानी सेल आई और वी के साथ विल कहां लगेगा और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ सेल कहां लगेगा, जब किसी सेंटेंस में कमांड का बोध हो, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में प्रॉमिस का बोध हो, जब किसी सेंटेंस से थ्रेट का बोध हो, जब किसी सेंटेंस से डिटर्मिनेशन का बोध हो, जब किसी सेंटेंस से कंपल्सन का बोध हो, जब किसी सेंटेंस से एडवाइस का बोध हो, तो ऐसे सारे सेंटेंस में चीजें इंटरचेंज हो जाती है, यानी आई और वी के साथ हमें विल लगाना होता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हमें सेल लगाना होता है। तो ये क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों रूल नंबर 2 सेल और विल का, कि कभी भी आप यूज करते होंगे तो लेटस या लेट्स, इससे आप शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लेटस या लेट्स से शुरू होता है ना, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो हमेशा सेल से बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही बेसिक रूल है। जब आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा या फिर क्वेश्चन टैग में आगे बताऊंगा भी, तो जब आप क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन ये सवाल सॉल्व करते हैं तो वहां पे कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेटस या लेट से शुरू होता है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग जो कि लास्ट में लिखा होता है वो हमेशा सेल ही आता है। ठीक है, लेट अस तो सेल वी। क्लियर? तो यहां लिखा था लेट अस डांस टुगेदर, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए था? सेल वी। ये क्लियर है? तो ये बहुत ही बेसिक रूल था जो आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग बहुत ही एक इजीएस्ट चैप्टर में आता है आपके ग्रामर का। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 के साथियों की सेल का यूज सजेशन के लिए, ठीक है, यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं? तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि सेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, मतलब यहां पे बात हो रही है कि सजेशन के, सेल वी टॉक टू द, क्या हम प्रबंधन से बात करेंगे, तो इसमें एक सजेशन छुपा हुआ है कि जब हम मैनेजमेंट से बात करेंगे तो हम उसको कुछ सजेस्ट करेंगे। तो यहां पे बात हो रही है कि सेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट के साथ, मतलब जो भी मैनेजमेंट है उससे क्या हम बात कर सकते हैं या करेंगे, इस सेंस में यहां पे। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल का यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं हम सभी। अब देखिए, अभी तक हमने बताया आपको कि किसके किसके साथ सेल और विल का यूज करना है। अब यहां पे आपको देखना है किसके किसके साथ सेल और विल का यूज नहीं करना है। अगर सेंटेंस पास्ट में हो, अगर सेंटेंस पास्ट में हो जाए तो वहां पे सेल और विल का यूज नहीं करना है, क्योंकि सेल और विल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो सेल का शुड और विल का वुड होता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखें कि ही होप दैट ही वुड पास द टेस्ट। अब देखिए यहां पे ये जो लाइन है ना, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। आप सभी लोग नरेशन पढ़े होंगे, तो नरेशन में जो डायरेक्ट स्पीच होता है और उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है ना वो पास्ट में चला जाता है। जब जैसे आप इस लाइन को देखें तो ये इनडायरेक्ट में और ये पास्ट में है, तो ही होप दैट इधर पास्ट है, तो मतलब इसे हमें पास्ट में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपके एग्जाम में क्या देगा ना, आपके एग्जाम में सीधा लिखा रहेगा कि ही होप दैट ही विल पास द टेस्ट। तो वहां पे आपको पहचानना पड़ेगा कि चूंकि इधर पास्ट है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, टेंस मेंटेन होगा, इसलिए इधर विल नहीं वुड का इस्तेमाल यहां पे सही होगा। मतलब ही मतलब कोई व्यक्ति होगा, उसके बारे में बात हो रही है कि उसे आशा थी कि वो एग्जाम को पास कर लेगा, वो एग्जाम यानी वो परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा। ठीक है,
अब ये चीजें मैंने आपको बता दी कि विल का पास्ट क्या होता है साथियों, विल का पास्ट होता है वुड और शैल का पास्ट क्या होता है शुड। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि ही सेड दैट ही इज कमिंग, ऐसे माने एग्जाम में लिखा हुआ है ही सेड दैट ही इज कमिंग। तो आपने जैसे ही पहला वाला पार्ट देखा कि यहां लिखा है, हाँ ये सेड जो है ये पास्ट में है, क्लियर, ही सेड दैट, तो जैसे ही इधर पास्ट में गया और ये इनडायरेक्ट अस्वीज में है तो यहां इज नहीं, यहां पे क्या होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था, मतलब उसने कहा है कि वो आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, ही वाज कमिंग, ये पास्ट में जाएगा, टेंस मेंटेन होगा। तो ये कुछ बेसिक रूल थे सेल और विल के। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे एस्पिरेंट जो कंडीशनल सेंटेंस एक बार ही पढ़े होंगे ना, उनके लिए ये रूल बहुत ही हल्का है, मतलब आप हलवा कह सकते हैं ये रूल। कंडीशनल सेंटेंस का जो बेसिक रूल है, वहां पे मैं जब कंडीशनल सेंटेंस भी आपको बताया था और आगे भी पढ़ाने वाला हूं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब जो क्लाउज होता है, इफ वाला क्लाउज होता है, ठीक है, उसके साथ जो इफ वाले क्लाउज के साथ जो होता है ना, वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। मतलब इफ वाले क्लाउज का जो टेंस होता है वो सिंपल, अगर सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो जो सेकंड क्लाउज होता है वो आपका सिंपल फ्यूचर होता है। मतलब सीधा इसको याद ही करना है कि अगर इफ वाला क्लाउज अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो जो आपका सेकंड क्लाउज है वो आपका सिंपल फ्यूचर होगा। तो ये आपका कंडीशनल था। ये सेम चीज को यहां स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया गया कि अगर दो काम भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरा काम पहले पर निर्भर हो, ठीक है, तो आपका जो पहला काम है सिंपल प्रेजेंट में होगा, दूसरा जो है वो सिंपल फ्यूचर में होगा। सेम चीज मैंने यहां पे लिखा था कि अगर ये जो है पहला काम है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में होगा जो कि इफ वाले क्लाउज में है, और दूसरा जो है सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये सीधा जो आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़े थे बस वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको कि इफ आई कम आई विल मीट यू, मतलब अगर मैं आऊंगा या अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी या आपसे मिलूंगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस कैसे है कि देखिए यहां पे दो क्लाउज है, ठीक है, एक क्लाउज इधर और एक क्लाउज इधर, ये दो क्लाउज है। ठीक है, अब यहां पे जो पहला क्लाउज है ना, ये निर्भर करता है, देखिए इफ आई कम, अगर मैं आऊंगा तभी आपसे मिलूंगा। तो ये जो सेकंड चीज हो रहा है ना, ये पहले वाले क्लाउज पर निर्भर कर रहा है। मैं आपसे तब तक नहीं मिल सकता जब तक मैं नहीं आऊंगा। तो ये एक रिलेशन बना रहा है कि पहला काम, मतलब जो पहले काम हो रहा है उस पे ही निर्भर कर रहा है दूसरा काम। अगर वो व्यक्ति नहीं आएगा, अगर वो व्यक्ति नहीं आएगी, ठीक है, तो वो उससे नहीं मिलेगी। तो यानी जब भी ऐसा हो तो ये कंडीशनल सेंटेंस में जाता है, और पहला जो है मतलब जो पहले होने वाला है, पहले वो व्यक्ति आएगी या वो आएगा तभी वो जाके उससे मिलेगा। तो जो पहला हो रहा है, पहले हो रहा है, वो क्या जाएगा, वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। यस, आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। और जो इसके बाद आ रहा है, बाद घटित हो रहा है, मतलब जो पहले वाले पर निर्भर कर रहा है, वो सिंपल फ्यूचर में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में एसएससी द्वारा पूछे गए। ठीक है, तो इसे आप माइंड में रखेंगे इस रूल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी कंडीशनल सेंटेंस दिखे, यानी इफ वाला क्लाउज दिखे आपको, ठीक है, तो उसके साथ हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। और दूसरे वाले क्लाउज में, यानी जैसे यहाँ पे इफ था, ठीक है, तो इफ के साथ हमने क्या यूज कर दिया, सिंपल प्रेजेंट। और दूसरे क्लाउज में कौन सा टेंस हो गया, ये सिंपल फ्यूचर हो गया। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, या कई सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या इफ के जगह पे कोई और ऐसा वर्ड आ सकता है जिससे हम इसे पहचान पाए। तो इसका आंसर है हाँ, यस, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इफ के जगह पे आ सकते हैं और वहां पे सेम रूल फॉलो होगा। क्लियर है, कौन कौन से वो वर्ड हैं? तो सबसे पहला तो इफ खुद है, ठीक है, इफ आए तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। इफ के जगह पे एज सून एज भी हो सकता था, ठीक है, इन केस भी हो सकता था, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सारे जो है ना, ये इफ के जगह पे लिखे रह सकते थे। जैसे आप इसे पढ़ सकते हैं कि एज सुन एज आई कम, यहां लिखा था इफ आई कम, तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि एज सुन एज आई कम आई विल मीट यू, या फिर इन केस आई कम, प्रोवाइडेड आई कम, अनलेस आई कम, अनटिल आई कम, बिफोर आई कम, ठीक है, कुछ भी लगाएं, व्हेन आई कम, ये सब कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, तो जब भी ये सब दिखे तो इसमें रूल कौन सा फॉलो होगा, सेम रूल, ये वाला रूल फॉलो होगा यहां पे। मतलब इस वाले क्लाउज के साथ, प्रिंसिपल क्लाउज के साथ सिंपल प्रेजेंट और दूसरे क्लाउज में सिंपल फ्यूचर। ठीक है साथियों, जब हम सभी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे बेहतर तरीके से चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अब लगातार सेशन आने वाला है तो चीजों को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं हम सभी। और अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा लोगों के बीच में। और आपको अब इसके बाद की जिम्मेदारी हमारी है, पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है। ठीक है, तो क्या क्या कैसे कैसे चीजें होंगी वो आप छोड़ दें, और
अभी से सीजीएल 24 के लिए मैं आपसे बस यही करूंगा कि सीजीएल 24 के लिए आप अभी से लगे, अभी काफी समय आपके एग्जाम के लिए बढ़िया से लगे, और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि टाइम बीच में बहुत ज्यादा टाइम है, तो अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो अभी से आप खुद को तैयार करें सीजीएल 24 के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।